हेलो एवरीवन, आई एम आराधना। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस का 7 चैप्टर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कंजर्वेशन का मतलब होता है किसी को सुरक्षित रखना, संरक्षण करना किसी का। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस चैप्टर में किसकी बात कर रहे हैं, किसकी कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं? प्लांट्स और एनिमल्स की। तो ये चैप्टर का नाम क्या हो गया? पौधे और जंतुओं का संरक्षण। ठीक है, कैसे हम उनको सुरक्षित रख सकते हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। We saw in class 7 that Paheli and Bujo has visited the forest along with Professor Ahmed and Tibu। तो हमने क्लास 7 में पढ़ा था कि जो पहेली और बुजो हैं वो गए थे, जंगल घूमने गए थे। किसके साथ? प्रोफेसर अहमद के साथ और टीबू के साथ। They were eager to share their experiences with their classmate। अब वो उत्सुक हैं अपनी एक्सपीरियंसेस को अपने क्लासमेट के साथ शेयर करने के लिए। Other children in the class were also eager to share their experiences as some of them had visited भरतपुर सेंचुरी। और कुछ जो फ्रेंड्स थे, वो जो क्लासमेट्स थे, वो भरतपुर सेंचुरी गए थे। तो वो भी अपने एक्सपीरियंसेस को, अपने अनुभवों को शेयर करने के लिए या बांटने के लिए बहुत उत्सुक है। ईगर का मतलब होता है उत्सुक होना। Some others had heard about काजीरंगा नेशनल पार्क। और कुछ ने किसके बारे में सुना है? काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में सुना है। लोकचा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में सुना है। ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व एंड टाइगर रिजर्व एक्सेट्रा के बारे में सुना है। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेकिंग नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व? तो क्यों जरूरी है, आखिर हम क्यों ये एनिमल्स या फिर प्लांट्स को कंजर्व करने के लिए नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर बायोस्फीयर रिजर्व बना रहे हैं? क्योंकि इनकी जो संख्या है वो धीरे धीरे कम हो रही है। और कम होना यानी कि ये पूरे अर्थ पे या इसका जो क्लाइमेट है, एनवायरमेंट है, उस पे एक हार्मफुल इफेक्ट इसका पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आगे पढ़ते हैं चैप्टर डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेस। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है वनों का कटान, वनों का विनाश करना। ठीक है, और इसके क्या क्या कारण हैं? तो अ ग्रेट वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एग्जिस्ट ऑन अर्थ। हमें पता है कि हमारी जो अर्थ है, जो पृथ्वी हमारी, उसमें बहुत सारे प्लांट्स हैं और बहुत सारे एनिमल्स हैं। दे आर एसेंशियल फॉर द वेल बीइंग एंड सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड। और जो हम इंसान हैं उनके अच्छे के लिए, यानी कि उनके सर्वाइवल के लिए ये प्लांट्स और एनिमल्स जरूरी है। टुडे अ मेजर थ्रेट ऑफ सर्वाइवल ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स इज डिफॉरेस्टेशन। और आजकल जो है डिफॉरेस्टेशन जो है, यानी कि वनों का जो कटान है या वनों का विनाश जो है, इनका एक बड़ा सा डर बना हुआ है। यानी कि इन जानवरों की जो प्रजाति है, इनके लिए बहुत बड़ा डर क्या है? डिफॉरेस्टेशन, वनों का कटान या वनों का विनाश। We know that deforestation means clearing of forest and using that land for purposes। तो डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट, वनों को साफ करना या उनको काटना, वनों का कटान, एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पसेस। और वो जो भूमि हमें फिर मिल जाएगी वनों को काटने के बाद, उसका हम दूसरे कामों में यूज करते हैं, वही तो डिफॉरेस्टेशन होता है। ट्रीज इन द फॉरेस्ट आर कट फॉर सम ऑफ द पर्पसेस मेंशन्ड बिलो। तो किन पर्पसेस के लिए, किस उद्देश्य के लिए जो पेड़ होते हैं जंगलों के, वो काटे जाते हैं? तो प्रोक्यूरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन। कल्टीवेशन का मतलब होता है फसल का उत्पादन। तो उत्पादन के लिए लैंड को काटना दिया, उत्पादन के लिए वनों को काटना। ठीक है, ताकि हमारी जमीन जो है वो बढ़ जाए। और बिल्डिंग हाउसेस एंड फैक्ट्रीज, घर और फैक्ट्री बनाने के लिए भी हम वनों को काटते हैं। मेकिंग फर्नीचर्स और यूजिंग वुड एज फ्यूल। और फर्नीचर बनाने के लिए जो हमें लकड़ी मिलती है वो भी तो जंगल से ही आती है। तो जंगल से जब पेड़ काटते होंगे तभी तो लकड़ी आती होगी। तो फर्नीचर का यूज जो बना रहे हैं उसकी वजह से भी हो रहा है। और यूजिंग वुड एज फ्यूल, और लकड़ी का जो ईंधन के रूप में यूज करते हैं, उससे भी डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। लकड़ी काटते हैं किसके लिए? आग जलाने के लिए। Some natural causes of deforestation and are forest fire and severe droughts। तो नेचुरल कॉजेज भी हैं, जैसे कि आग लग जाती है जंगलों में और सूखा पड़ जाता है, तो उस वजह से भी जो फॉरेस्ट है वो खत्म होते जा रहे हैं, यानी कि नष्ट होते जा रहे हैं, उनका विनाश होते जा रहा है। एक्टिविटी 7.4 दे रखी है। एड मोर कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन टू योर लिस्ट एंड क्लासिफाई देम इनटू नेचुरल एंड मैन मेड। तो आपको और कॉजेज लिखने हैं और उनको क्लासिफाई करना है कि क्या वे नेचुरल हैं या फिर मैन मेड हैं। अब है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ
डिफॉरेस्टेशन, यानी कि जो डिफॉरेस्टेशन है, वनों का जो कटान हो रहा है, उसके क्या परिणाम हो सकते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं उसके क्या। पहेली एंड पूछो, रिकॉल द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। उनको याद आए कि क्या परिणाम हो सकते हैं वनों का जो कटान हो रहा है उसके। दे रिमेंबर दैट डिफॉरेस्टेशन इंक्रीजेस द टेम्परेचर। उनको याद आया कि डिफॉरेस्टेशन से क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, जो तापमान है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है। एंड पोल्यूशन लेवल ऑन द अर्थ, और हमारी जो पृथ्वी है उसका पोल्यूशन भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पेड़ क्या करते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं ना, तो ऑक्सीजन ही कम हो जाएगी, जो पेड़ कम होंगी तो ऑक्सीजन कम हो जाएगी, पोल्यूशन तो बढ़ ही जाएगा। इट इंक्रीज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर। और हमें पता है, हमने पढ़ा था कि जो पेड़ होते हैं जब वो भोजन बनाते हैं, किस प्रक्रिया के द्वारा, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा, वो हमारे एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और हमें देते हैं ऑक्सीजन। तो पेड़ नहीं होंगे तो वो क्या, कैसे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो बढ़ती जाएगी हमारे एटमॉस्फेयर में। ग्राउंड वाटर लेवल्स ऑल्सो गेट्स लोअर्ड, और जो भूमिगत जल है उसकी मात्रा भी कम होते जा रही है। दे नो दैट डिफॉरेस्टेशन डिस्टर्ब द बैलेंस इन नेचर, क्योंकि उनको पता है कि डिफॉरेस्टेशन से क्या होता है, जो हमारी प्रकृति है उसका जो संतुलन है वो खराब हो जाता है। They were told by Professor Ahmed that if cutting of trees continues, rainfall and the fertility of the soil will decrease। ठीक है, प्रोफेसर अहमद ने उनको बताया था कि अगर लगातार ऐसे ही जंगलों को, पेड़ों को काटा जाएगा तो क्या होगा, बारिश भी नहीं होगी और जो फर्टिलिटी है सॉइल की, यानी कि जो उपजाऊपन है जो जमीन की, वो भी कम हो जाएगी। Moreover, there will be increased chances of natural calamities such as floods and droughts। तो और भी चांसेस हो सकते हैं, जो नेचुरल प्राकृतिक जो घटनाएं होती है, जैसे सूखा आ जाता है, सूखा पड़ जाता है, बाढ़ आ जाती है, तो ये सब प्राकृतिक आपदाएं जो आ जाती हैं, तो वो कैसी कैसी प्राकृतिक आपदाएं आती है, बाढ़ आती है और सूखा पड़ जाता है, तो ये भी चांसेस होते हैं डिफॉरेस्टेशन के। रिकॉल दैट प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो याद करो कि पौधे जो होते हैं उनको फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। फ्यूअर ट्रीज वुड मीन दैट लेस कार्बन डाइऑक्साइड विल बी यूज्ड अप रेस्टिंग इन इट्स इंक्रीज्ड अमाउंट इन द एटमॉस्फेयर। तो पेड़ कम होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेंगे वो अपनी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में, तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो जाएगी। दिस विल लीड द ग्लोबल वार्मिंग। इससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी एज कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप्स द हीट रेज रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है जो हमारी जो पृथ्वी है वो धीरे गर्म होती जा रही है, उसका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो क्या करती है, जो हीट होती है, जो हमारी जो अर्थ है वो सूरज से आने वाली किरणों को जो रिफ्लेक्ट कर देती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या काम करता है, उन रेस को, उन किरणों को वो ट्रैप कर लेता है, पकड़ लेता है। द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन द अर्थ डिस्टर्ब द वाटर साइकिल एंड मे रिड्यूस रेनफॉल। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो वाटर साइकिल तो डिस्टर्ब होगी, इससे क्या होगा, रेनफॉल कम हो जाएगा। दिस कुड कॉज ड्रॉट्स, जिससे सूखा पड़ जाएगा। डिफॉरेस्टेशन इज अ मेजर कॉज विच लीड्स टू द चेंज इन सॉइल प्रॉपर्टीज। और डिफॉरेस्टेशन की वजह से ही जो भूमि है उसके गुणों में भी परिवर्तन आ रहा है, जो मिट्टी है उसके गुणों में भी परिवर्तन आ रहा है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल गेट इफेक्टेड बाय प्लांटेशन एंड वेजिटेशन। तो फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है, हमें पता है कि हम बहुत ज्यादा अगर प्लांटेशन करें और वेजिटेशन करें, एक ही तरह के प्लांट्स लगाएं, तो उससे क्या होता है, फर्टिलिटी कम हो जाती है ना, लेस फर्टाइल हो जाती है सॉइल, ये हमने पढ़ा था। रिकॉल फ्रॉम क्लास 7 हाउ ट्रीज प्रिवेंट सॉइल इरोजन। ठीक है, क्लास 7 से रिकॉल कीजिए कि पेड़ों से जो सॉइल इरोजन है वो कैसे कम किया जा सकता है। फ्यूअर ट्रीज रिजल्ट इन मोर सॉइल इरोजन, और कम पेड़ होंगे तो सॉइल इरोजन ज्यादा होगा। सॉइल इरोजन का मतलब होता है जब मिट्टी जो होती है उसकी परत एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है उड़ के, या फिर लैंडस्लाइड वगैरह जो होते हैं उसकी प्रोसेस के द्वारा। रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ द सॉइल एक्सपोजेस द लोअर हार्ड और रॉकी लेयर्स। तो सॉइल इरोजन से क्या होता है, जो ऊपर की फर्टाइल लेयर जो होती है वो तो उड़ के, या फिर जो लैंडस्लाइड वगैरह होते हैं उसके द्वारा वो चले जाते हैं, और बच क्या जाता है, हार्ड और रॉकी लेयर्स बच जाते हैं, पत्थर वाले। दिस सॉइल हैज लेस ह्यूमस एंड इज लेस फर्टाइल। और ये जो सॉइल होती है वो
इसमें ह्यूमस भी कम होता है और कम फर्टाइल होती, कम उपजाऊ होती है। ग्रेजुअली द फर्टाइल लैंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट्स। तो धीरे धीरे क्या होता है, जो लेस फर्टाइल लैंड्स होते हैं वो धीरे धीरे डेजर्ट्स में बदल जाते हैं, मरुस्थलों में बदल जाते हैं। दिस इज कॉल्ड डिजर्टिफिकेशन, इसको कहते हैं मरुस्थलीकरण, डिजर्टिफिकेशन। ठीक है। डिफॉरेस्टेशन, तो डिफॉरेस्टेशन आल्सो लीड्स टू अ डिक्रीज इन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। तो डिफॉरेस्टेशन से क्या होता है, जो सॉइल है हमारी वो पानी को होल्ड करती है, पानी को अवशोषित करती है। तो अगर वनों का कटान होगा तो उससे क्या होता है, जो सॉइल होती है उसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो भी कम हो जाती है। द अमाउंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल सरफेस इनटू द ग्राउंड इज रिड्यूस। तो जो हमारी सरफेस होती है अर्थ की, उससे जो ग्राउंड, उसके नीचे जो पानी जाता है वो कम हो जाएगा, कम पानी जाएगा नीचे। सो देयर आर फ्लड्स, जिससे बाढ़ आ जाएगी। ठीक है। द other properties of the soil like nutrient content, texture etc. also change because of deforestation। तो और जो प्रॉपर्टीज है सॉइल की, जैसे कि टेक्सचर है, उसके न्यूट्रिएंट कंटेंट है, जैसे हमारे उसमें जो भी पोषक तत्व होते हैं वो भी सारे चेंज हो जाते हैं वनों के कटान से या वनों के विनाश से। We have studied in class 7 that we get many products from forest। तो हमने पढ़ा कि फॉरेस्ट से हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। List these products, उनकी लिस्ट बनाइए। which we will we face shortage of these products if we continue cutting trees। तो जो फॉरेस्ट होते हैं वो एक नेचुरल स्रोत है किसी भी चीज का। ठीक है। तो उससे हमें क्या मिलता है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो अगर फॉरेस्ट की कमी होगी तो उन प्रोडक्ट्स में भी कमी आएगी, क्योंकि उस प्रोडक्ट का सोर्स क्या है, फॉरेस्ट तो है। तो सोर्स में कमी आएगी तो हमें प्रोडक्ट्स कैसे मिलेंगे। एक्टिविटी 7.2 दे रखी है, एनिमल लाइफ इज आल्सो अफेक्टेड बाय डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन के द्वारा जो एनिमल लाइफ है वो भी अफेक्टेड रहती है, जो जीव जंतु है उनको भी काफी ज्यादा उन पर प्रभाव पड़ता है। हाउ, तो कैसे। लिस्ट द पॉइंट एंड डिस्कस देम इन योर क्लास। डिस्कस करना है आपको क्लास में। अब देखो, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। कंजर्वेशन कैसे करेंगे हम फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का। जो वाइल्ड लाइफ का मतलब होता है वन्य जीव जो जंगल में रहते हैं। Having become aware of the effect of deforestation, पहेली एंड बूझो आर वरीड। तो पहेली और बूझो को पता है कि डिफॉरेस्टेशन के क्या क्या इफेक्ट हैं, तो उनको बहुत ज्यादा वो चिंतित हो जाते हैं। दे गो टू प्रोफेसर अहमद एंड आस्क हिम हाउ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कैन बी सेव। तो वो कहते हैं कि ऐसे हम जंगलों को काटते रहेंगे तो जो फॉरेस्ट हैं और जंगलों में रहने वाले जो वन्य जीव हैं उनको हम कैसे सेव रख पाएंगे, कैसे उनकी रक्षा कर पाएंगे, सुरक्षित कैसे रख पाएंगे उनको। अब एक टर्म आया था बायोस्फीयर। ठीक है, बायोस्फीयर एक टर्म आएगा। क्या है वो बायोस्फीयर? क्या होता है, इज दैट पार्ट ऑफ द अर्थ, अर्थ का वह पार्ट इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट और विच सपोर्ट्स लाइफ। तो हमारी अर्थ का, पृथ्वी का वह पार्ट जिसमें कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है या फिर वहां पर जीवन संभव होता है उसको हम कहते हैं बायोस्फीयर। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी रिफर्स टू द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ। और एक टर्म और आएगा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या फिर बायोडाइवर्सिटी। उसका मतलब क्या होता है, द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ, यानी कि हमारी पृथ्वी पर जो ऑर्गेनिज्म है, जीवधारी है, उनकी विविधता, उनकी संख्या। ठीक है। देयर इंटर रिलेशनशिप एंड देयर रिलेशनशिप विद द एनवायरमेंट, उनका आपस में क्या संबंध है उन जीवों का, और एनवायरमेंट का के साथ उनका क्या संबंध है, ये सब होता है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। Professor Ahmed organizes a visit to a biosphere reserve for पहेली पूछो and their classmates। अब प्रोफेसर जो अहमद थे उन्होंने एक विजिट था बायोस्फीयर रिजर्व को घूमने के लिए, एक प्लानिंग बनाई उन्होंने, वहां घूमने के लिए एक प्लानिंग बनाई। ही सेलेक्ट अ प्लेस नेम पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। और उन्होंने कौन सी जगह जाना अच्छा लगा उनको, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। ही नोज दैट the plants and animals found here are similar to those of the upper Himalayan peaks and to the those belonging to the lower Western Ghat। उनको पता है कि जो यहाँ पे जो ये जो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है वहाँ पे जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं बिल्कुल उनकी किसके सिमिलर होते हैं, वो बिल्कुल जो हमारे हिमालय के क्षेत्र में जो रहते हैं और जो वेस्टर्न घाट्स में रहते हैं, जो नीचे वाले साउथ एरिया में रहते हैं हमारे,
प्रोफेसर अहमद बिलीव्स दैट द बायोडाइवर्सिटी फाउंड हियर इज यूनिक। उनको पता है कि यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा यूनिक है, विशेष है। ही रिक्वेस्ट माधव जी, उन्होंने माधव जी से रिक्वेस्ट किया। अ फॉरेस्ट एम्प्लॉय, जो कि माधव जी कौन है, एक फॉरेस्ट एम्प्लॉय है, टू गाइड द चिल्ड्रन इनसाइड द बायोस्फीयर रिजर्व, ताकि वो क्या कर पाए, बच्चों को बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर गाइड कर पाए। ही एक्सप्लेन दैट प्रिजर्विंग एरियाज ऑफ सच बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस मेक देम अ पार्ट ऑफ अवर नेशन हेरिटेज। उन्होंने बताया कि ऐसे बायोलॉजिकल जो एरिया है उनको प्रिजर्व करना क्या बनाता है, उनको नेशनल हेरिटेज बनाता है, विरासत बनाता है। ठीक है, ये हमारी क्या है, नेशनल विरासत है, देश की धरोहर है ये। माधव जी explained to the children that apart from our personal efforts and efforts of the society, government and agencies also take care of the forest and animals। तो गवर्नमेंट हो गया, हम लोग हो गए, एजेंसी जो होती है इन फॉरेस्ट की देखभाल करती है। द गवर्नमेंट लेज डाउन रूल्स, गवर्नमेंट रूल बनाती है। मेथड्स एंड पॉलिसीज टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व देम, और मेथड्स बनाती है, पॉलिसीज बनाती है कि कैसे किसी वाइल्ड एनिमल को हम कंजर्व कर सकते हैं, उसको बचा सकते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व एक्सेट्रा आर प्रोटेक्टिव एरियाज फॉर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रेजेंट इन दैट एरिया। तो जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, पार्क्स हैं, हमारे नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व जो हैं, वो ऐसी एरिया हैं जहां पर हम एनिमल्स या फिर प्लांट को कंजर्व करते हैं, उनकी हम रक्षा करते हैं, यानी कि उनकी सुरक्षा के लिए हम वहां पे लॉज बनाते हैं। ऊपर एक बॉक्स है, इस पे ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। टू प्रोटेक्ट अवर फ्लोरा एंड फ्योना, तो फ्लोरा का मतलब होता है वहां पर भी जो प्लांट स्पीशीज होती हैं, ठीक है, जो पौधे होते हैं, और फोना का मतलब होता है जो वहां पे जंतु स्पीशीज होते हैं, जंतुओं की जो भी जाति होती है। एंड देयर हैबिटेट, तो किसी फ्लोरा और फ्योना और उनकी जो हैबिटेट्स हैं, हैबिटेट्स का मतलब होता है जो जहाँ पे वो रहते हैं, उनके आवास, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेक्टेड एरियाज called sanctuaries, national parks and biosphere reserves have been earmarked। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या बनाए गए हैं, सेंचुरीज बनाए गए हैं और नेशनल पार्क्स बनाए गए हैं, बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए हैं। प्लांटेशन, कल्टीवेशन, ग्रेजिंग, फेलिंग ट्रीज, हंटिंग एंड पोचिंग आर प्रोहिबिटेड देयर। तो यहाँ पूरी तरह से क्या बंद है, प्लांटेशन, आप वहाँ पे प्लांटेशन नहीं कर सकते हो, कल्टीवेशन, आप वहाँ पे किसी चीज को उगा नहीं सकते हो, ग्रेजिंग, आप पशुओं को चराने के लिए वहां नहीं जा सकते हो, पेड़ नहीं काट सकते, शिकार वगैरह आप नहीं कर सकते हो वहाँ पे। तो ऐसे जो प्रोटेक्टेड जो एरियाज होते हैं वहां पर आप ये सब एक्टिविटीज नहीं कर सकते हो। अब सेंचुरी क्या होते हैं, एरियाज वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम एंड देयर हैबिटेट। वहां पे क्या होता है, एनिमल्स और साथ में उनका जो आवास होता है, यानी कि जंगल, ठीक है, उसको वहां पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं, वहां पे कोई डिस्टर्ब नहीं करता है, यानी कि बिना किसी डिस्टर्बेंस के वो रहते हैं वहां पे। फिर होता है नेशनल पार्क। नेशनल पार्क में क्या होता है, एरिया रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन फ्रीली यूज द हैबिटेट्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो वाइल्ड लाइफ के लिए ऐसे रिजर्व एरिया जहाँ पे वो जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनका आराम से उसको यूज करे और अच्छे से वो रहे वहां पे। फिर आता है बायोस्फीयर रिजर्व, लार्ज एरियाज ऑफ प्रोटेक्टिव लैंड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज एंड ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ द ट्राइबल लिविंग इन द एरिया। तो बायोस्फीयर रिजर्व में क्या होता है, प्लांट तो होते हैं, साथ साथ में एनिमल्स और जो ट्रेडिशनल लाइफ जैसे जो आदिवासी लोग होते हैं उनको भी सुरक्षित रखा जाता है यहाँ पे। उसके बाद है एक्टिविटी 7.3, फाइंड आउट द नंबर ऑफ नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व इन योर डिस्ट्रिक्ट। आपके जिले में जितने भी नेशनल पार्क हैं, बायोस्फीयर रिजर्व है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, उनके बारे में पता कीजिए। स्टेट एंड कंट्री, आपके स्टेट में कितने हैं, आपकी कंट्री में कितने हैं, ये सब आप पता कीजिए। रिकॉर्ड इन टेबल 7.1, इस टेबल में आपको रिकॉर्ड करना है। शो दीज एरियाज इन एन आउटलाइन मैप ऑफ योर स्टेट एंड इंडिया, और इन एरिया को आप मैप में दिखाएंगे, हमारे इंडिया के मैप में दिखाएंगे। देखिए यहाँ पे ऐसे टेबल आप फिल करेंगे, प्रोटेक्टेड एरियाज फॉर कंजर्वेशन, यानी कि संरक्षण के लिए कौन कौन से एरिया हैं। जैसे कॉलम 1 है प्रोटेक्टेड एरिया इन माय डिस्ट्रिक्ट, कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, वाइल्ड लाइफ कितने हैं, बायोस्फीयर कितनी है।
और इन माई स्टेट कितने हैं नेशनल पार्क, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कितने हैं, बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं, वैसे ही कंट्री में कितने हैं। अब ये जो है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो है मध्य प्रदेश में है, ठीक है। यहाँ पे दिखा गया है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। तो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो है इसमें नेशनल पार्क भी शामिल है और सेंचुरी भी शामिल है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। चिल्ड्रन अलॉन्ग विद प्रोफेसर अहमद एंड माधव जी इंटर द बायोस्फीयर रिजर्व एरिया। तो अब बच्चे क्या करते हैं, प्रोफेसर अहमद और जो माधव जी उनके साथ जो बायोस्फीयर रिजर्व का एरिया है वहां जाते हैं। माधव जी एक्सप्लेन्स दैट बायोस्फीयर रिजर्व्स आर एरियाज मेंट फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। माधव जी कहते हैं कि जो बायोडाइवर्सिटी है, जीवों की जो विविधता है, उसको कंजर्व करने के लिए ऐसे एरिया बनाए जाते हैं। एज यू आर अवेयर दैट बायोडाइवर्सिटी इज द वैरायटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जनरली फाउंड इन एन एरिया। तो आपको पता है पहले से कि बायोडाइवर्सिटी में क्या क्या आता है, प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी में क्या क्या आ गया, बहुत सारे पौधे, एनिमल्स और माइक्रो सूक्ष्म जीवों की संख्या आ जाती है। द बायोस्फीयर रिजर्व्स हेल्प टू मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चर ऑफ दैट एरिया। तो बायोस्फीयर रिजर्व से क्या होता है, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी भी मेंटेन रहती है और साथ में वहाँ का कल्चर भी मेंटेन रहता है। और बायोस्फीयर रिजर्व में ऑल्सो कंटेन अदर प्रोटेक्टिव एरियाज इन इट। तो बायोस्फीयर रिजर्व में और भी सारे प्रोटेक्टेड एरियाज आते हैं, जैसे नीचे सेंचुरीज भी आए थे, नेशनल पार्क भी हमने दिखाए थे मैप में। द पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट ऑफ वन नेशनल पार्क नेम सतपुड़ा एंड टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नेम बोरी एंड पंचमढ़ी। तो पंचमढ़ी जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें और क्या क्या प्रोटेक्टेड एरियाज आते हैं, जैसे सतपुड़ा का है, सतपुड़ा सेंचुरी, सॉरी सतपुड़ा नेशनल पार्क है और पंचमढ़ी सेंचुरी है और बोरी सेंचुरी है। ये सारे प्रोटेक्टेड एरियाज भी इसमें शामिल हो जाते हैं। अब उसके बाद है फ्लोरा एंड फौना, ठीक है। फ्लोरा और फौना क्या होते हैं। As the children walk around the biosphere reserve, they appreciate the green belts of the forest. तो उन्होंने जो वहाँ हरियाली थी उसकी बड़ी तारीफ करी। They are very happy to see tall teak trees and animals inside the forest. वो जानवरों को देख के और लंबे लंबे जो teak के पेड़ थे उनको देख के बहुत खुश हुए। Suddenly पहेली finds a rabbit and wants to catch it. और अचानक से उसको क्या दिखा, एक खरगोश दिखा और पहेली उसको पकड़ना चाहती थी। She starts running after it. उसने उसके पीछे दौड़ना शुरू किया। प्रोफेसर अहमद stops her. और इतने में ही जो प्रोफेसर अहमद थे उन्होंने उसे रोक लिया। He explains that animals are comfortable and happy in their own habitat. जैसे आप लोगों को अपने घर में अच्छा लगता है ना, वैसे ही जो एनिमल्स है उनका घर क्या है, जंगल है। तो वो कहते हैं कि एनिमल्स जो है उनको अपने हैबिटेट, अपने जो उनका जो आवास स्थान है वहां पर रहना अच्छा लगता है। We should not disturb them. हमें उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। माधव जी explains that some animals and plants typically belong to a particular area. उन्होंने बताया कि कुछ एनिमल्स और कुछ प्लांट्स होते हैं किसी विशेष क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। The plants and animals found in a particular area and are termed flora and fauna of that area. तो किसी विशेष क्षेत्र में जो विशेष प्रकार के पौधे पाए जाते हैं उसको कहते हैं वहाँ का फ्लोरा, और जो विशेष प्रकार के वहाँ पे जंतु पाए जाते हैं वहाँ उसको कहते हैं फौना, ठीक है। फ्लोरा और फौना। फ्लोरा क्या हुए, किसी स्थान विशेष में पाए जाने वाले पौधे, पादप, ठीक है, पौधों की प्रजाति। और फौना क्या हुए, किसी स्थान विशेष में पाए जाने वाले जंतुओं की प्रजाति। ताल, पीक, मैंगो, जामुन, सिल्वर फर्न्स, अर्जुन एक्सेट्रा आर द फ्लोरा ऑफ चिंकारा, ठीक है। फ्लोरा एंड चिंकारा, ब्लू बुल, barking deer, cheetah, leopard, wild dog, wolf, etc. are example of fauna और पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। तो पंचमढ़ी बायोस्फीयर जो रिजर्व है वहाँ पर कौन कौन सी पादपों की प्रजाति पाई जाती है, देखिए यहाँ पे दिया गया है कि साल है, टीक है, मैंगो, जामुन, सिल्वर फर्न, अर्जुन एक्सेट्रा आर द फ्लोरा। वो क्या है, वहाँ की पादप प्रजातियां हैं, फ्लोरा है। एंड चिंकारा, और चिंकारा ब्लू ब्लू बुल जो है, ठीक है, और बार्किंग डियर जो है, चीतल, लेपर्ड, वाइल्ड डॉग, वुल्फ एक्सेट्रा, ये वहाँ के है फौना।
यहाँ पे दिखा गया है वाइल्ड डॉग। पिक्चर ए में क्या है, वाइल्ड डॉग है, जंगली कुत्ता, और बी में चीतल, वुल्फ, फिर दिखा गया वुल्फ को, फिर लेपर्ड दिखाया गया है, और फिर फर्न दिखाया गया है, फिर जामुन का पेड़ दिखाया गया है। अब हम पढ़ेंगे एंडेमिक स्पीशीज के बारे में। एंडेमिक का मतलब होता है स्थानिक, जो किसी जगह विशेष में पाई जाती है। तो एंडेमिक स्पीशीज के बारे में हम पढ़ेंगे। सून द ग्रुप क्वाइटली एंटर्स द डीप फॉरेस्ट। तो जल्दी ही जो ग्रुप था बच्चों का वो एक घने जंगल में एंटर करता है, जाता है। चिल्ड्रन आर सरप्राइज टू सी अ वेरी बिग स्क्विरल। अब बच्चे जो है बड़ी सी गिलहरी को देख के वो बिल्कुल ही सरप्राइज हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। दिस स्क्विरल हैज अ बिग फ्लफी टेल। अब क्योंकि जो स्क्विरल थी उसके पास क्या थी, बड़ी सी बालों वाली टेल थी, पूंछ थी। दे आर वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट इट। अब वो उसको जानने के लिए, उसके बारे में जानने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक थे। तो माधव जी बताते हैं कि दैट दिस इज नोन एज द जायंट स्क्विरल। इसको कहते हैं जायंट स्क्विरल एंड इज एंडेमिक टू दिस एरिया। और ये यहाँ की स्पेशल स्पीसीज है, यानी कि यहीं पर पाई जाती है। एंडेमिक स्पीसीज, स्थानिक स्पीसीज है यहाँ की। Endemic species are those species of plant and animals which are found exclusively in a particular area. तो endemic species क्या होती हैं? Endemic species वह species होती है किसी plants और animal की जो एक particular किसी स्थान विशेष में पाई जाती है। They are not naturally found anywhere else। और वो कहीं और नहीं पाई जाती, किसी विशेष क्षेत्र में ही वो पाई जाती है। A particular type of plant or animal may be endemic to a zone। तो किसी क्षेत्र के लिए एक प्लांट या एक एनिमल जो है वो एंडेमिक हो सकता है। जैसे जो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है वहाँ के लिए एंडेमिक क्या था, जो जाइंट स्क्विरल थी वो वहाँ की एंडेमिक स्पीसीज। अ स्टेट और अ कंट्री, ठीक है। माधव जी शोज साल एंड वाइल्ड मैंगो एज टू एग्जाम्पल ऑफ दी एंडेमिक फ्लोरा ऑफ दी पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। और माधव जी ने बताया कि जो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है उसके जो स्थानिक पादप हैं जो वहीं पर पाए जाते हैं वो क्या क्या है, जो वाइल्ड मैंगो जंगली आम का जो पेड़ है और साल का जो पेड़ है वो वहीं पर पाया जाता है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में। बाइसन, इंडियन जाइंट स्क्विरल एंड फ्लाइंग स्क्विरल आर एंडेमिक फ्योना ऑफ दिस एरिया। और इस जगह के एंडेमिक फ्योना क्या क्या है, क्या क्या स्थानिक जीव है वहाँ के, जो बाइसन है और इंडियन जाइंट स्क्विरल है और फ्लाइंग स्क्विरल है वो वहाँ के एंडेमिक फौना है। Professor Ahmed explains that destruction of their habitat, increasing population and introduction of new species may affect the natural habitat of endemic species and endanger their existence। तो क्या होता है, जो endemic species होते हैं वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। अब क्यों कम होते जा रहे हैं, उनकी संख्या क्यों घट रही है? एक तो हम उनका जो नेचुरल हैबिटेट है यानी कि जंगल उसको खत्म कर रहे हैं, उसको नष्ट कर रहे हैं। और दूसरा क्या होता है, जब दूसरे प्रकार की प्रजातियां वहां पर बढ़ जाती हैं और कुछ नई प्रजातियां वहां पर आ जाती है, उस वजह से क्या होता है, ये जो एंडेमिक स्पीशीज है वो वहां पे उनकी वो धीरे धीरे वहां पे विलुप्त हो जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं वहां पे धीरे धीरे। अब स्पीशीज क्या होता है? स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ population। Species is a group of population which are capable of interbreeding। तो ये जनसंख्या का वह समूह जो क्या करता है, आपस में इंटरब्रीडिंग कर सकता है, यानी कि आपस में मेटिंग करके अपने जैसे बच्चे पैदा कर सकता है, उसको हम स्पीशीज कहते हैं। दिस मीन्स दैट द मेंबर्स ऑफ अ स्पीशीज कैन रिप्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग ओनली विद द मेंबर्स ऑफ देयर ओन स्पीशीज। यानी कि स्पीशीज का मतलब क्या हुआ, उस स्पीशीज को हिंदी में जाति कहते हैं। तो स्पीसीज का मतलब हुआ कि उस जाति के जो भी मेंबर हैं, जो भी जानवर हैं या जो भी पौधे हैं, वो उसी जाति के जानवर या पौधों के साथ मेटिंग करके रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के द्वारा अपने जैसे बच्चे पैदा कर सकते हैं। मेंबर्स ऑफ अ स्पीशीज हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। तो एक ही तरह के जो स्पीसीज के जो मेंबर होते हैं उनके गुण एक जैसे होते हैं। जैसे हम इंसान हैं ना, हम होमोसेपियंस हैं तो हमारे गुण सभी के एक जैसे हैं। उसके बाद है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। Soon पहेली sees a बोर्ड विद पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिटन ऑन इट। तो पहेली ने क्या देखा, जल्दी ये बोर्ड देखा, उस पर क्या लिखा था, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व सेंचुरी लिखा हुआ था। प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन दैट लाइक रिजर्व फॉरेस्ट
वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सुटेबल लिविंग कंडीशन टू वाइल्ड एनिमल्स। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या होता है, वहाँ पे वाइल्ड जंगली जानवरों को उन्हीं के आवास में रखा जाता है। माधव जी फर्दर एक्सप्लेन्स दैट सेंचुरीज आर प्लेसेस वेयर किलिंग और यानी कि जो पोचिंग हंटिंग होती है और कैप्चरिंग ऑफ एनिमल्स इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। और माधव जी बताते हैं कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहाँ पर जानवरों को शिकार करना, उनको मारना बिल्कुल ही मना है। Some of the threatened wild animals like black bug और white-eyed duck, elephant, white-eyed buck, ठीक है, elephant, golden cat, pink-headed duck, घड़ियाल, marsh crocodile, python, rhinoceros, etc. are protected and preserved in our wildlife sanctuaries। तो कुछ ये ऐसे एनिमल्स हैं जिनको हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में प्रोटेक्ट किया जाता है, जिनकी संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। इंडियन सेंचुरीज हैव यूनिक लैंडस्केप्स, broad level forest, mountain forest and bushlands in deltas of big rivers। तो हमारे जो इंडियन सेंचुरीज है वहाँ पे वो सेंचुरीज कहाँ कहाँ पर बनी है, फॉरेस्ट में बनी है और माउंटेन फॉरेस्ट में बनी है, ठीक है, बुशलैंड्स में बने जहाँ पे बहुत ज्यादा घास फूस झाड़ियाँ वगैरह होती है, और डेल्टाई जो क्षेत्र है वहाँ पर भी बने हैं, नदी में भी बने हुए हैं। It is a pity that even protected forests are not safe because people living in the neighborhood encroach, open them and destroy them। इतनी ज़्यादा प्रोटेक्शन होने के बाद भी जो जंगल है वो हमारे सेफ नहीं है, क्योंकि जो वहाँ के अगल बगल के जो लोग हैं, यानी कि जो आसपास के जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वहाँ पर जबरदस्ती उनको वहाँ पे पेड़ों का कटान कर रहे हैं, उनको जंगलों को धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। चिल्ड्रन आर रिमाइंडेड ऑफ देयर विजिट टू द जू। तो बच्चों को याद दिलाया जाता है कि वो जब जू में घूमे थे। दे रिकॉल दैट जूज आर ऑल्सो प्लेसेस वेयर एनिमल्स रिसीव प्रोटेक्शन। तो जू भी ऐसे एक जगह है जहाँ पर जानवरों को सुरक्षित रखा जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है उनको। उसके बाद है नेशनल पार्क। ऑन द रोड साइड देयर वाज अनदर बोर्ड ऑन विच वाज रिटन सतपुड़ा नेशनल पार्क। का बोर्ड के दूसरी साइड एक रोड के दूसरी साइड एक बोर्ड था, वहां पे लिखा था सतपुड़ा नेशनल पार्क। चिल्ड्रन आर नाउ ईगर टू गो देयर। अब बच्चे वहां जाने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक थे। माधव जी टेल्स देम दैट दीज रिजर्व्स आर लार्ज एंड डाइवर्स इनफ टू प्रोटेक्ट होल सेट्स ऑफ इकोसिस्टम। ये जो है बहुत बड़े एरिया हैं। दे प्रिजर्व फ्लोरा, फौना, लैंडस्केप एंड हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स ऑफ एन एरिया। तो इतने बड़े हैं कि यहाँ पर सिर्फ एनिमल्स या प्लांट्स को ही प्रिजर्व नहीं किया जाता है, यहाँ पर फ्लोरा पौधे भी हैं और जो एनिमल्स हैं फौना वो भी प्रोटेक्टेड हैं, और लैंडस्केप जो जमीन है उसको भी सुरक्षित रखा जाता है, और जो हमारे हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स हैं उनको भी यहाँ पे सुरक्षित रखा जाता है नेशनल पार्क्स में। सतपुड़ा नेशनल पार्क इज द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। तो सतपुड़ा जो नेशनल पार्क है हमारे देश का पहला रिजर्व फॉरेस्ट है। द फाइनेस्ट इंडियन टीक इज फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। तो भारत का जो सबसे अच्छा टीक मिलता है, इमारती लकड़ी होती है, वो कहाँ से मिलता है, सतपुड़ा के जंगलों से ही मिलता है। रॉक शेल्टर्स आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द सतपुड़ा नेशनल पार्क। रॉक शेल्टर का मतलब हुआ कि जो जानवर जैसे डेन वगैरह गुफा में रहते हैं उनके लिए वहाँ पे जो सतपुड़ा नेशनल पार्क है वहाँ पे रॉक शेल्टर भी बने हुए हैं। दीज आर एविडेंसेस ऑफ प्री हिस्टोरिक ह्यूमन लाइफ इन दीज जंगल्स। तो इससे क्या पता चलता है, जो गुफाएं वहाँ पे बनी हुई है इससे पता चलता है कि वहाँ पर जो पहले के टाइम पे लोग रहा करते थे। These give us an idea of the life of primitive people। इससे हमें जो पहले के लोग थे, जो हमारे पूर्वज थे, उनके रहन सहन का पता चलता है। रॉक पेंटिंग, अब जो रॉक्स हैं, जो गुफाएं हैं, वहां पर क्या है, वहां पर पेंटिंग्स भी की गई हैं। आर फाउंड इन दीज शेल्टर्स। A total of 55 rock shelters have been identified in पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। और पंचमढ़ी जो बायोस्फीयर रिजर्व है वहां पे 55 रॉक शेल्टर्स वहां पे उनकी पहचान की गई है। फिगर्स ऑफ एनिमल्स एंड मैन फाइटिंग, और फिगर्स कैसी पेंटिंग बनाई गई है, जैसे एनिमल और जानवर की लड़ाई, हंटिंग, शिकार करने से संबंधित, डांसिंग नाचने से संबंधित, एंड प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर डिपिक्टेड इन दीज पेंटिंग। इन पेंटिंग्स में ये सब दर्शाया गया है। मेनी ट्राइबल्स स्टिल लिव इन द एरिया। वहाँ पर अभी भी बहुत सारे आदिवासी लोग रहते हैं। As children moved ahead, तो जैसे ही बच्चे आगे बढ़े, they see a board with सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। उन्होंने देखा कि
बोर्ड लगा हुआ है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का, written on it, ठीक है। माधव जी explains that Project Tiger was launched by the government to protect the tigers in country। उन्होंने बताया कि क्योंकि हमारे जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है प्रोजेक्ट टाइगर बाघ बचाओ अभियान, ठीक है। The objective of this project was to ensure the survival and maintenance of the tiger population in the country। इसका उद्देश्य क्या था कि जो हमारे देश में बाघ हैं उनकी संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही थी, तो उनकी कमी जो हो रही है उसको रोकना और उनकी संख्या में वृद्धि करना। टाइगर इज वन ऑफ द मैनी स्पीशीज विच आर स्लोली डिसअपियरिंग फ्रॉम आवर फॉरेस्ट। तो टाइगर जो है वो एक ऐसा जानवर है, वो उन जानवरों में शामिल है जो धीरे धीरे जिसकी संख्या हमारे जंगलों से कम होती जा रही है। बट द सतपुड़ा टाइगर रिजर्व इज यूनिक इन द सेंस दैट अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स हैज बीन सीन हियर। लेकिन जो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है वहाँ पर इनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। वंस अपॉन अ टाइम एनिमल्स लाइक लायन, एलिफेंट्स, वाइल्ड बफलोज एंड बारहसिंगास वर आल्सो फाउंड इन द सतपुड़ा नेशनल पार्क। तो कभी क्या हुआ करता था, कभी जो सतपुड़ा नेशनल पार्क है वहाँ पर एनिमल्स, कैसे एनिमल्स जो लायन है, एलिफेंट्स हैं और बफलोज हैं जो जंगली भैंसे हैं और बारहसिंगा जो है ये भी पाए जाते थे। एनिमल्स whose number are diminishing to a level that they might face extinction are known as endangered animals। तो ऐसे जानवर जिनकी संख्या धीरे धीरे कम हो रही है और लगभग वो संकट में है, यानी कि उनकी प्रजाति जो है विलुप्त होने की कगार पर है, उनको हम कहते हैं इंडेंजर्ड एनिमल्स, यानी कि संकटापन्न जंतु, ठीक है, संकटग्रस्त जंतु। पूजो इज reminded of the dinosaurs which became extinct a long time ago। तो पूजो को अचानक से डायनासोर्स की याद आती कि अरे हाँ डायनासोर्स भी तो हुआ करते थे जो अब नहीं पाए जाते हैं, यानी कि जो अब विलुप्त हो गए हैं। सर्वाइवल ऑफ सम एनिमल्स हैज बिकम डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ डिस्टर्बेंस इन देयर नेचुरल हैबिटेट्स। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम उनकी नेचुरल हैबिटेट में छेड़छाड़ कर रहे हैं, ठीक है। जो उनका प्राकृतिक आवास है जहाँ वो रह रहे हैं उनको तो हम काट दे रहे हैं, तो वो रहेंगे कैसे। तो ये सब हो रहा है, एनिमल्स जो हैं वो विलुप्त हो रहे हैं क्योंकि हम उनके जो नेचुरल हैबिटेट है उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। आर ओनली बिग एनिमल्स फेसिंग एक्सटिंक्शन। क्या तो बड़े बड़े जानवर जो है वही जो विलुप्त हैं वही विलुप्त हो रहे हैं। तो माधव जी बताते हैं कि पहले दैट स्मॉल एनिमल्स आर मच मोर इन डेंजर। जो छोटे छोटे एनिमल है वो ज्यादा डेंजर में है ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट देन द बिगर एनिमल। बड़े जानवरों से ज्यादा जो है छोटे जानवर विलुप्त होने की कगार पर है। एट टाइम्स वी किल स्नेक्स, क्योंकि हम सांपों को मारते हैं, फ्रॉग्स को मारते हैं, लिजर्ड्स को मारते हैं, हम काफी इजीली इनको मार सकते हैं। बैट्स एंड आउल्स ruthlessly without realizing their importance in the ecosystem। और हमें ये भी पता नहीं कि इनका क्या इम्पोर्टेंस है हमारे इकोसिस्टम में, हमारे फूड चेन में, और बिना सोचे समझे हम उनको मार देते हैं, ठीक है। बाई किलिंग देम वी आर हार्मिंग आवरसेल्फ। तो इनको मार के हम खुद को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। दे माइट बी स्मॉल इन साइज, वो छोटे साइज के हो सकते हैं, बट देयर रोल इन द इकोसिस्टम कैन नॉट बी इग्नोर्ड। पर हमारे इकोसिस्टम में जो फूड चेन चलती है उसमें इनका जो इम्पोर्टेंस है उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। दे फॉर्म पार्ट ऑफ फूड चेन एंड फूड वेब। तो ये किसका पार्ट है, फूड चेन और फूड वेब का। अबाउट विच यू लर्न इन क्लास 7, जिसके बारे में आपने कक्षा 7 में पढ़ा था। एन इकोसिस्टम इज मेड ऑफ ऑल द प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एन एरिया अलॉन्ग विथ नॉन लिविंग कंपोनेंट्स सच एज क्लाइमेट, सॉइल, रिवर, डेल्टास एक्सेट्रा। तो इकोसिस्टम में क्या क्या आता है, इकोसिस्टम इज मेड अप ऑफ all the plants, animals, microorganisms in an area along with non-living components such as climate, soil, rivers, deltas, etc। तो इकोसिस्टम में लिविंग कंपोनेंट्स भी आते हैं और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी आते हैं, और इसमें दिखाया जाता है कि कैसे जो लिविंग कंपोनेंट्स हैं वो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स पे डिपेंड हैं, या कैसे एक छोटा जीव या बड़ा जीव छोटे जीव पर निर्भर है। अब पूजो के दिमाग में एक सवाल आया, आई वंडर इफ देयर इज एनी रिकॉर्ड ऑफ ऑल इंडेंजर्ड स्पीसीज। कहता है कि क्या कोई रिकॉर्ड है कि जो जो प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं उनका कोई रिकॉर्ड है। तो रेड डेटा जो बुक है वो इन प्रजातियों को रिकॉर्ड करती है कि कौन सी प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन्स अबाउट रेड डेटा बुक टू द चिल्ड्रन।
तो प्रोफेसर अहमद जो है वो बच्चों को रेड डेटा बुक के बारे में बताते हैं। He tells them that Red Data Book is the source book which keeps the record of all the endangered animals and plants. तो रेड डेटा बुक जो है उसमें उन सभी प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में बताया जाता है जो खतरे में हैं, जो विलुप्त होने की कगार पर हैं। There are different red data books for plants, animals and other species. तो प्लांट्स, एनिमल्स और दूसरी प्रजातियों के लिए भी अलग अलग रेड डेटा बुक्स हैं। इसको आप इस साइट पर जाके देख सकते हैं। उसके बाद है माइग्रेशन। द एक्सकर्जन पार्टी देन इंटर्स डीपर इनटू द फॉरेस्ट अंडर द गाइडेंस ऑफ माधव जी। अब बच्चे कहाँ जाते हैं और जंगल में के अंदर चले जाते हैं माधव जी के साथ। दे सिट नियर द तावा रिजर्वियर टू रिलैक्स फॉर सम टाइम। अब जो तावा रिजर्वियर था वहां पे बैठ जाते हैं वो रिलैक्स करने के लिए। पहली ऑब्जर्व सम ऑफ द बर्ड्स नियर द रिवर। उसने देखा कि नदी के पास कुछ चिड़िया थी। माधव जी टेल्स द चिल्ड्रन दैट दीज आर माइग्रेटरी बर्ड्स। उन्होंने कहा कि ये तो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स वो बर्ड्स होती है जो क्लाइमेटिक कंडीशन से बचने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह तो वो माइग्रेट हो जाती, चली जाती है। ठीक है, जैसे अभी यहाँ पे बहुत ठंडा है तो मान लो ये बर्ड ज्यादा कोल्ड जो क्लाइमेट है वहां पर सरवाइव नहीं कर पाती, तो ये क्या करेगी, इस सीजन में किसी दूसरी जगह पे चले जाएगी खुद को बचाने के लिए, इस कोल्ड क्लाइमेट से बचाने के लिए। तो वो होती है माइग्रेटरी बर्ड्स। दीज बर्ड्स हैव फ्लोन हियर फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। कहते हैं कि ये जो बर्ड है जो हमारा जो वर्ल्ड है उसके दूसरे पार्ट से यहाँ पर उड़ के आई है क्योंकि ये माइग्रेटरी बर्ड है। Migratory birds fly to far away areas every year during a particular time because of climatic change. तो जलवायु में परिवर्तन के कारण जो माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं वो बहुत दूर दूर तक उड़ जाती हैं। They fly for laying eggs. As the weather in their natural habitats become very cold and inhospitable. तो ये अंडे देने के लिए कहीं दूसरी जगह उड़ जाते हैं। तब उड़ते हैं जब इनके जो नेचुरल हैबिटेट होते हैं जहाँ ये रहते हैं वहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है। Birds who cover long distance to reach another land are known as migratory birds, as पहेली learned in class 7. तो पहेली ने जैसे कि क्लास 7 में पढ़ा था कि वो बर्ड जो बहुत दूर तक चली जाती है अपने को क्लाइमेटिक कंडीशन से बचाने के लिए, उनको माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं। अब रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, आपका ये लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। पेपर को कैसे रिसाइकल किया जा सकता है, उसको हम कैसे बार बार यूज कर सकते हैं। अब पेपर के बारे में इस चैप्टर में बताने का क्या मतलब हुआ, क्योंकि पेपर जो होता है वो बनता है प्लांट से। अब ज्यादा पेपर यूज करेंगे तो प्लांट्स भी ज्यादा काटे जाएंगे। तो देखिए, प्रोफेसर अहमद ड्रॉज अटेंशन ऑफ द चिल्ड्रन टू अनदर कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। प्रोफेसर अहमद ने जो डिफॉरेस्टेशन है, वनों का जो कटान या उनका विनाश हो रहा है, उसका एक दूसरा कारण बच्चों को बताया। He tells them that it takes 17 full grown trees to make 1 ton of paper. उन्होंने बताया कि 1 टन पेपर के लिए हमें 17 बड़े बड़े पेड़ काटने पड़ते हैं। Therefore we should save paper, इसलिए हमें पेपर बचाना चाहिए, हमें वेस्ट नहीं करने चाहिए पेपर। Professor Ahmed also tells that paper can be recycled 5 to 7 times for use. उन्होंने ये भी बताया कि एक ही पेपर को हम 5 से 7 बार रिसाइकल कर सकते हैं उसको यूज करने के लिए। If each student saves at least 1 sheet of paper in a day, we can save many trees in a year. तो अगर एक बच्चा भी एक दिन में एक पेज बचाता है तो हम एक साल में बहुत सारे पेड़ों को बचा सकते हैं। We should save, reuse, use paper and recycle it. तो हमें क्या करना चाहिए, पेड़ बचाने के लिए हमें पेपर बचाने चाहिए और यूज्ड पेपर जो होता है उसको दोबारा यूज करना चाहिए और उसको रिसाइकल करना चाहिए और उसको फिर से यूज में लाना चाहिए। By this we not only save trees, तो इस प्रकार से हम केवल पेड़ों को ही सुरक्षित नहीं रखेंगे but also save energy and water needed for manufacturing paper. तो पेपर बनाने के लिए हमें जो वाटर और फिर जो एनर्जी चाहिए होती है, जो ऊर्जा चाहिए होती है, उसको भी हम बचा सकते हैं। Moreover, the amount of harmful chemicals used in paper making will also be reduced. और पेपर मेकिंग में जो हार्मफुल केमिकल्स का यूज किया जाता है उसकी मात्रा में भी कमी लाई जा सकती है। तो बूझो के दिमाग में फिर से एक सवाल आता है कि क्या इज देयर एनी परमानेंट सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो ये जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है क्या इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन है?
तो देखिए अब है डिफॉरेस्टेशन। कैसे हम डिफॉरेस्टेशन यानी कि जो वनों का कटान या उनका जो विनाश हो रहा है उसको कम कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं। प्रोफेसर अहमद सजेस्ट दैट द आंसर टू डिफॉरेस्टेशन इज रिफॉरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है पुनर्वनीकरण यानी कि वनों को फिर से लगाना, ठीक है, पेड़ लगाना। तो उसका जो डिफॉरेस्टेशन है उसको कम करने का क्या उपाय हो सकता है? रिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन इज रेस्टोकिंग ऑफ द डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज। तो हम क्या कर सकते हैं? नए पौधे, जो हमने जो पौधे काटे हैं या जिनको डिस्ट्रॉय कर लिया है उनके बदले में हम नए प्लांट्स लगा सकते हैं। द प्लांटेड ट्री शुड जनरली बी ऑफ द सेम स्पीशीज विच वर फाउंड इन दैट फॉरेस्ट। तो हमें क्या करना चाहिए? जिस जगह से हमने जिस स्पीशीज जिस जाति का पेड़ काटा है उसी जाति का पेड़ वहां पर लगा देना चाहिए। वी शुड प्लांट एट लीस्ट एज मेनी ट्रीज एज वी कट। तो जितने पेड़ हम काटते हैं एटलीस्ट हमें उतने पेड़ तो लगाने ही चाहिए। रिफॉरेस्टेशन कैन टेक प्लेस नेचुरली ऑल्सो। रिफॉरेस्टेशन जो होता है नेचुरली भी होता है। जैसा आपने देखा है कि बीज कहीं पे गिर जाता है तो वहीं वहां खुद से पेड़ उग जाता है। इफ द डिफॉरेस्टेड एरिया इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब, तो कैसे होगा नेचुरली? अगर जो डिफॉरेस्टेड एरिया है जहां पर हमने वन काट लिए हैं वहां वहां हम उसको कैसा छोड़ दें? अनडिस्टर्ब छोड़ दें। वहां पर हम कोई भी एक्टिविटी ना करें, कोई भी गतिविधि हम वहां पर ना करें। इट रीस्टेब्लिशेस इटसेल्फ। तो वहां पर खुद से पेड़ उग जाते हैं, कुछ समय बाद वहां पर खुद से पेड़ उग जाते हैं। इन नेचुरल रिफॉरेस्टेशन देयर इज नो रोल ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो नेचुरल रिफॉरेस्टेशन जो होता है उसमें ह्यूमन बींग का कोई रोल नहीं होता है। वहां पर हमें सिर्फ इतना करना है कि वहां पर हमें फिर उस जगह को डिस्टर्ब नहीं करना है, यानी कि कोई भी गतिविधि वहां पर नहीं करनी है। वी हैव ऑलरेडी कॉज्ड ट्रिमेंडस डैमेज ऑफ अवर फॉरेस्ट। तो हमने पढ़ा कि क्या क्या कैसे कैसे नुकसान हो रहा है हमारे जंगलों को। इफ वी हैव टू रिटेन आवर ग्रीन वेल्थ फॉर फ्यूचर जनरेशन। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो जनरेशन आएंगी फ्यूचर में उनको भी हरियाली मिले, उनको भी जंगल के जो उत्पाद हैं वो मिले, प्लांटेशन ऑफ मोर ट्रीज इज द ओनली ऑप्शन। तो क्या है ऑप्शन? ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना। प्रोफेसर अहमद टोल्ड देम दैट इन इंडिया वी हैव द फॉरेस्ट एक्ट। तो उन्होंने बताया कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, उन्होंने बताया कि हमारे इंडिया में जो है वन सुरक्षा अधिनियम एक्ट है, वन सुरक्षा अधिनियम है। दिस एक्ट इज एम्ड at preservation and conservation of natural forest and meeting the basic needs of the people living in or near the forest। तो इस एक्ट के थ्रू क्या होता है? जंगलों को सुरक्षित रखा जाता है और जंगलों के आसपास जो लोग रहते हैं उनकी जरूरतों को पूरा करने का भी प्रबंध किया जाता है ताकि वो अपनी जरूरतें जंगलों से पूरा ना करें। After some rest, Madhavji asked the children to start heading back because it is not advisable to stay in the jungle after sunset। अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, रात हो चुकी थी, तो माधव जी ने कहा अब तुम लोगों को स्कूल वापस जाना चाहिए, घर वापस जाना चाहिए। On getting back, वापस आने पर प्रोफेसर अहमद एंड चिल्ड्रन थैंक माधव जी फॉर गाइडिंग देम थ्रू दिस एक्साइटिंग एक्सपीरियंस। तो उन्होंने बच्चों ने और जो प्रोफेसर अहमद थे माधव जी को थैंक यू बोला इतना अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए बच्चों को। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद इसकी समरी है, एक बार समरी देख लेते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ा? बट यू हैव लर्न वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व आर नेम्स गिवन टू एरियाज meant for conservation and preservation of forest and wild animals। तो फॉरेस्ट और वाइल्ड एनिमल्स को कंजर्व या उनको प्रिजर्व करने के लिए कुछ एरिया बनाए जाते हैं जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व। बायोडाइवर्सिटी रिफर्स टू दी वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अ स्पेसिफिक एरिया। तो बायोडाइवर्सिटी क्या है? किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले जीवों की संख्या। जीव में क्या क्या आ जाएंगे? प्लांट्स भी आ जाएंगे और एनिमल्स भी आ जाएंगे। Plants and animals of a particular area are known as the flora and fauna of that area। तो किसी विशेष क्षेत्र में जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनको कहते हैं फ्लोरा और फौना। प्लांट्स को कहेंगे फ्लोरा और एनिमल्स को कहेंगे फौना। एंडेमिक स्पीशीज आर फाउंड ओनली अ पर्टिकुलर एरिया। और जो स्थानिक जीव होता है, जाति जो होती है वो किसी विशेष क्षेत्र में ही पाई जाती है। इंडेंजर्ड स्पीशीज आर दोज विच आर फेसिंग द डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन। तो इंडेंजर्ड स्पीशीज क्या है? वो स्पीशीज है या वो एनिमल्स हैं जो विलुप्त होने की कगार पर हैं। रेड डेटा बुक कंटेन्स अ रिकॉर्ड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज। तो
इंडेंजर स्पीशीज का रिकॉर्ड किस में किया जाता है? रेड डेटा बुक में किया जाता है उनके बारे में रिकॉर्ड। Migration is the phenomenon of movement of a species from its old habitat to some other habitat for a particular time period every year for a specific purpose like breeding. तो माइग्रेशन क्या है? एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोई जो स्पीशीज है वो क्या करती है, एक अपना जो हैबिटेट है उसका निवास स्थान जो है वहां से माइग्रेट कर जाती है, चली जाती है किसी दूसरी जगह पे कुछ समय के लिए और कुछ पर्पस के लिए, जैसे कि अपने को जो हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है उससे बचाने के लिए और जो ब्रीडिंग के लिए, प्रजनन के लिए चली जाती है। ठीक है, वी शुड सेव, रीयूज एंड रिसाइकल पेपर टू सेव ट्रीज, एनर्जी एंड वाटर। तो हमें क्या करना चाहिए? पानी और एनर्जी और पेपर बचाने के लिए हमें पेपर बचाना चाहिए, यानी कि कम से कम पेपर वेस्ट करने चाहिए, उसका रीयूज करना चाहिए और रिसाइकल करना चाहिए साथ में। रिफॉरेस्टेशन इज द restocking of destroyed forest by plants new trees। तो रिफॉरेस्टेशन क्या है? रिफॉरेस्टेशन से हम क्या कर सकते हैं? जो हमने प्लांट्स को डिस्ट्रॉय कर लिया है उसकी वजह से जो भी हमें हानि हुई उसको हम फिर से कवर कर सकते हैं। किससे? रिफॉरेस्टेशन से, पुनः पेड़ों को लगाकर। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, इससे आगे हम अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।